हर तीसरा या चौथा इंसान पेट की बीमारियों से ग्रसित है। उसको पता ही नहीं होता कि वो कॉन्स्टिपेटेड है। एसिडिटी तो हर दूसरे इंसान को हो ही जाती है, वो सुबह उठ के खाली पेट वाली गोली खाते ही खाते हैं। 2-3 दिन में आपका इंडाइजेशन ठीक हो जाएगा और आपको एसिड कम करने वाली किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 80-90% जो बीमारियां हो रही हैं उसका रूट कॉज गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन है। गैस, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन ये सिम्टम्स हैं, है ना। ये किसके सिम्टम है? इनडाइजेशन की, कि आपका खाना पच नहीं रहा है। अगर खाना पचेगा नहीं तो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, और अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आप जितना भी खा लो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई बीमारी पैदा करेगा। इसमें दिनचर्या खराब होने की वजह से ही क्या मेन रोल है पेट की बीमारियां आने का? बिल्कुल। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो इतना ज़्यादा खाना खाने के लिए नहीं बना है। आपकी जितनी ज़रूरत है आपने सिर्फ उतना ही खाना है। अब पूरा दिन आप 1 किलोमीटर भी नहीं चलते, लेकिन आप कैलोरीज कितनी ज़्यादा इंटेक कर रहे हो। और ये कोई डस्टबिन तो नहीं है आपने डाल दिया और जब मन के उसको साफ़ कर दिया, फिर धो के फिर रख लिया। सर, पेट की बीमारियों को सभी बीमारियों की जड़ कहा जाता है, तो मैं ये जानना चाहूँगा पेट की बीमारियों से भी कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? पेट की बीमारी से हर तरह की बीमारी हो सकती है। अगर आपके पेट से खाना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता तो आपको डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होंगे, है ना। उसमें विटामिन ए की कमी होने से आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, कैल्शियम की कमी होने से हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, है ना। विटामिन बी की कमी होने से आपका लीवर बड़ा हो जाएगा, खून नहीं बनेगा, अनीमिया हो जाएगा। हर तरह की बीमारी हो सकती है। और उसके बाद माल एब्जॉर्प्शन की बात होगी हमारी। प्रोटीन की कमी से मसल कमज़ोर हो जाएंगे, नर्व्स कमज़ोर हो जाएंगी, आपकी बॉडी में हार्मोन्स नहीं बनेंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शुभम। डॉक्टर शुभम वर्धा आयुर्वेदा के फाउंडर और हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सर, आजकल ना दर्शकों में कई सारी पेट की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं और कहीं ना कहीं हर तीसरा या चौथा इंसान पेट की बीमारियों से ग्रसित है। उसको पता ही नहीं होता कि वो कॉन्स्टिपेटेड है। एसिडिटी तो हर दूसरे इंसान को हो ही जाती है, वो सुबह उठ के खाली पेट वाली गोली खाते ही खाते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि एसिडिटी, गैस और कब्ज को हम घर पर रहकर कैसे ठीक कर सकते हैं। पहले तो ये होती क्यों है हमारे शरीर में? आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि लोग आजकल सुबह उठ के कैप्सूल खाते हैं। ये इतना कॉमन है कि कई लोगों का मॉर्निंग रूटीन बन गया है कि सुबह उठना है, खाली पेट वाला कैप्सूल खाना है, फिर कुछ और चीज़ करनी है। होता क्या है कि जब आपकी बॉडी में डाइजेशन अच्छे से नहीं होता तो बॉडी खाने को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा पित्त सिक्रीट करती है, क्वांटिटी बढ़ा देती है। अब इसको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो क्वांटिटी बढ़ जाती है पित्त की, लेकिन क्वालिटी लो रहती है, क्योंकि अगर क्वालिटी पहले भी अच्छी होती तो खाना अच्छे से पचता। और ये क्वांटिटी बढ़ने की वजह से उसको एसिडिटी होती है। वो पानी जब पेट में भरा रहता है तेजाब वाला, वो ऊपर आता है, वो उसको खट्टे डकार आते हैं, जिसको GERD बोलते हैं। ठीक है। जब आप इसमें PPIs या कैप्सूल लेते हैं, DSR कैप्सूल जो जिस नाम से बहुत मशहूर है, इससे होता क्या है कि आपके पेट में बनने वाले एसिड को रोक देता है, उसकी फॉर्मेशन को रोक देता है। अब हो क्या रहा है कि बॉडी खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, इस वजह से वो क्वांटिटी बढ़ा रही है, क्वालिटी पहले से लो है। अब आपने क्या किया कि PPI लेके उसको भी बंद कर दिया बनने से। अब होगा क्या कि जो आपके इंडाइजेशन है वो प्रॉन्ग कर जाएगा, आपका इंडाइजेशन ठीक ही नहीं होगा। फिर आपको क्या लगेगा कि जिस दिन मैं कैप्सूल नहीं खाता उस दिन मेरे को एसिडिटी बन रही है, जबकि प्रॉब्लम आपके एसिड बनने से नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो आप खाना खा रहे हो वो पच नहीं रहा है, जिसकी वजह से बॉडी इस तरह से रिएक्ट कर रही है। ये एसिड डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन कि आपके पेट में कोई इन्फेक्शन ना हो, जैसे H. pylori का इन्फेक्शन है। अगर ऐसा इन्फेक्शन है तो बॉडी डाइजेशन की वजह से नहीं, इस इन्फेक्शन की वजह से सिक्रीशन ज़्यादा करता है, इस इन्फ्लामेशन की वजह से ज़्यादा करता है सिक्रीशन। फिर आपको जब स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने पर क्या होता है कि बॉडी में डाइजेशन वीक हो जाता है। अब ऐसे में जब आप खाना खाते हैं तो फिर उसी वजह से बॉडी सिक्रीशन बढ़ा देता है, क्योंकि क्वालिटी कमज़ोर हो जाती है पित्त की या डाइजेस्टिव एंजाइम्स की। और इसके अलावा अगर कोई कार्सिनोमा है या कुछ है, इसके लिए ये सब सिक्रीट होता है। तो PPIs आपके लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अभी, है ना, तब आप कैप्सूल ले सकते हैं, लेकिन इसको डेली रूटीन नहीं बनाना चाहिए। अंडरलाइंग डिजीज़ जो उसके पीछे का कारण है उसको ट्रीट कीजिए। और मैं तो कहूँगा बेस्ट ये है कि अगर आपको इंडाइजेशन की वजह से ये चीज़ हो रही है, ऐसा डायग्नोज हो चुका है, तो 2-3 दिन के लिए आप खाना मिनिमम कर दीजिए। सिर्फ 2 टाइम खाना खाइए, 10 घंटे का गैप रखिए,
खाने के साथ साथ आप एक घर पे डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं जो आपकी डाइजेशन को अच्छा करेगा। तो आप सौंठ, धनिया, जीरा और सौंफ 4 चीज़ें हैं, आधा चम्मच सौंठ का पाउडर और साबुत 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सौंफ। इसको 2 लीटर पानी में बॉयल कीजिए, आधा उड़ा दीजिए, 1 लीटर बचने पर छान कर बॉटल करके रख लीजिए। इस पानी को थोड़ा थोड़ा पूरा दिन पीजिए। सुबह सिर्फ बॉइल्ड खिचड़ी खाइए, शाम को सिर्फ बॉइल्ड मूंग दाल खाइए। 2-3 दिन में आपका इंडाइजेशन ठीक हो जाएगा और आपको एसिड कम करने वाली किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे अगर किसी को गैस, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी हो रही है तो? एसिडिटी में बर्निंग होगी, आपको चेस्ट के बिल्कुल नीचे से लेके गले तक बर्निंग हो सकती है। खट्टे डकार आएंगे, मुंह में पानी ज़्यादा रहेगा, भूख नहीं लगेगी या भूख लगेगी भी तो खाना खाने के बाद तुरंत बाद आपको जलन रहेगी, खट्टे डकार रहेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको एसिडिटी के सिम्टम्स है। जब आपको गैस बनती है, गैस बनने का मतलब क्या है, या तो आपको बहुत ज़्यादा फ्लैटुलेंस, बहुत ज़्यादा गैस पास हो रही है, या आपको गैस पास नहीं हो रही और आपका पेट फूल जा रहा है, जिसको हम ब्लोटिंग बोलते हैं जी। और अना या अटोक बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा टर्म है कि अगर आपको मोशन पास नहीं हो रहा तो वो तो कॉन्स्टिपेशन है ही है, लेकिन अगर आपको मोशन पास करने के लिए स्ट्रेन करना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है, काफ़ी देर लग रही है, आपको बहुत हार्ड स्टूल्स आ रहे हैं, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन का ही पार्ट है। जी। क्या सर लूज स्टूल भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है? नहीं, लूज स्टूल कॉन्स्टिपेशन नहीं है। अगर आपको स्टूल पास करने में कोई दिक्कत है, पास नहीं हो पा रहा है, तो वो कॉन्स्टिपेशन है। जी। सर मैं ये जानना चाहूँगा, हम एसिडिटी के ऊपर बात कर रहे थे, तो हम ऐसा मैंने सुना था कि एसिड हमारे शरीर में बनना ज़रूरी होता है ताकि हम बीमारियों से ठीक रह सकें। ऐसा होता है कि जो भी आपके मुंह से कोई भी पैथोजन जाएगा, कोई बैक्टीरिया या फंगस जाएगा, तो उसको सबसे पहले उस एसिड का सामना करना पड़ेगा जो आपके पेट में बना हुआ है। जी। तो कोई भी बैक्टीरिया, ख़ास तौर पे कॉलरा का बैक्टीरिया या फिर क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया या फिर टाइफाइड का बैक्टीरिया अगर मुंह से पेट में जाता है तो पहले ही वो एसिड से नलीफाई हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन अगर आप पीपीआईज खा रहे हैं, आपके पेट में एसिड प्रॉपर नहीं है, आपको हाइपोकॉलरिया है, तो वो जो है पास ऑन हो जाएगा और आपको इन्फेक्ट कर देगा। जी। सर मैंने ये भी सुना था कि 80-90% जो बीमारियां हो रही हैं उसका रूट कॉज गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन है। बिल्कुल। देखिए, गैस, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन ये सिम्टम्स हैं, है ना। ये किसके सिम्टम है? इनडाइजेशन की, कि आपका खाना पच नहीं रहा है। अगर खाना पचेगा नहीं तो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, और अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आप जितना भी खा लो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो कोई ना कोई बीमारी पैदा करेगा। जी। सर हम पेट की बीमारियों पे बात कर रहे हैं, पहले मैं गैस के ऊपर बात करना चाहूँगा। अगर किसी को गैस की समस्या हो गई है तो उससे बचने के लिए वो क्या क्या कर सकता है और उसकी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए बेसिकली? अगर किसी को गैस है तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। कईयों को ये होता है कि गट का बैक्टीरिया चेंज हो जाता है, बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स खाने की वजह से गुड बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेट में गैस ज़्यादा बनता है। कईयों को प्रलॉन्ग्ड कोई इन्फेक्शन रहता है पेट में, जिसमें बैक्टीरिया ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा गैस बनता है। कई लोग फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, क्योंकि जब भी आप फाइबर लेते हो उस पर बैक्टीरिया, गट के बैक्टीरिया काम करते हैं और उसमें से गैस बनती है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई आप फाइबर ले रहे हो तो उससे भी गैस बन सकती है, लेकिन वो पास हो जाती है। जैसे कई लोगों को अमरूद खाने के बाद ना अगले दिन काफ़ी गैस बन जाती है, बहुत ज़्यादा खीरा खाने के बाद अगले दिन गैस बन जाती है। उसका एक कारण है, लेकिन वो नॉर्मल है, वो कुछ घंटों में, कुछ समय में वो ठीक हो जाता है। और अगर आपको डाइजेशन आपका ठीक नहीं है, आप खाना खा रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी, आपकी इंटेस्टाइन उसको अच्छे से पचा नहीं पा रही है और वो काफ़ी लंबे समय तक आपके गट में रह रहा है, तो उसकी सड़न की वजह से भी आपको गैस बनेगा। और इसके कई कारण हो सकते हैं। आपका पैंक्रियास ठीक ना होना, आपका लीवर ठीक ना होना, आपके पेट के बैक्टीरियाज अच्छे ना होने, और आपकी एज एन होल हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि आपकी अग्नि मंद है, आपकी अग्नि अच्छी नहीं है जो खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, जिस वजह से आपको बात बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पेट में गैस बनेगी ही बनेगी। और वही एक सबसे बड़ी कारण है सभी बीमारियों का। सभी बीमारियों का ये कारण है, क्योंकि इसमें ना आम की उत्पत्ति हो जाती है। आम की उत्पत्ति का मतलब क्या है कि ऐसे कुछ मेटाबोलाइट्स बच जाते हैं जो ना तो स्टूल के साथ बाहर आ सकते हैं,
ना ही आपकी बॉडी के काम आ सकते हैं। और वो बॉडी में घूमते रहते हैं और तरह तरह की जगहों पर जा जाकर तरह तरह के रिसेप्टर्स के साथ बॉन्ड्स बनाते रहते हैं, और वो उनके जमा होने की वजह से शरीर में इन्फ्लामेशन और ये सब चीज़ें, बीमारियां उत्पन्न होती रहती हैं। सर, मैं दिनचर्या की बात में पूछी थी मैंने आपसे, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए इंसान की, एक अगर किसी को गैस एसिडिटी की समस्या है तो? दिनचर्या में देखिए, सबसे ज़रूरी है कि आपकी नींद अच्छी हो। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो अगले दिन आपकी बॉडी जनरली डिस्ट्रेस्ड रहेगी, और ऐसे केस में आपकी अग्निमंद रहेगी। और अगर आपको पता है कि कल मेरी नींद अच्छी नहीं रही है तो आप अगले दिन हल्का और गर्म खाना खाइए। दूसरा, कुछ भी रेफ्रिजरेटेड खाने से परहेज कीजिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को बंद कर दीजिए। ठंडा पानी भी बंद कर दीजिए। सिंपल पानी पीजिए। अभी गर्मी आएंगी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से भी गैस बनती है, क्योंकि उससे अग्निमंद होगा। डाइजेशन को इंक्रीज़ करने वाली चीज़ें कीजिए। और सबसे ज़रूरी, बैठे रहने से बचिए। थोड़ा एक्टिवली काम कीजिए। अगर आप रेस्ट डेज भी लेते हैं, जैसे कई लोग जिम जाते हैं, एक दिन जिम जाते हैं, एक दिन रेस्ट डे लेते हैं, रेस्ट भी एक्टिव रेस्ट कीजिए। कम से कम 30 मिनट्स का वॉक कीजिए। तो ये इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मूव करो। जी। और विष्टम्बी आहार जैसे कि उड़द की दाल, राजमा, सरसों का साग, गोभी, इन चीज़ों को खाने से बचिए। सफ़ेद चने, इनको खाने से बचिए, क्योंकि इनको खाने के बाद ये देर से पचेगा। आपकी डाइजेशन वैसे ही कमज़ोर है, जिसकी वजह से आपको गैस बन रहा है। ये देर से पचने की वजह से आपको गैस बनाएगा। तो राहत पाने के लिए वो क्या कर सकते हैं? कोई ऐसी नेचुरल रेमेडी है हमारे पास? आयुर्वेद में क्या क्या बताया हुआ है आराम पाने के लिए? देखिए, होता क्या है कि अगर आपको इंडाइजेशन की वजह से गैस बन रही है तो आपको सबसे ज़रूरी है, जैसे मैंने अभी बताया, कि डाइजेशन में काम कीजिए। जो मैंने पहले बताया कि सौंठ, धनिया, जीरा और सौंफ, ये आपके डाइजेशन को ही अच्छा करता है। इसको बॉयल करके इसका पानी पियोगे तो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, तो वात कम बनेगी, गैस कम बनेगी। अगर कोई और अंडरलाइंग कॉज है तो उसको आप डायग्नोस करवा के उसको ट्रीट करवाइए। तो एसिडिटी में दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और खान पान कैसा होना चाहिए? अगर आपको एसिडिटी बन रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके स्टमक के लेवल पे इंडाइजेशन है। अगर आपको गैस ज़्यादा बन रही है तो इसका मतलब है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पे इंडाइजेशन है, या लार्ज इंटेस्टाइन के लेवल पे इंडाइजेशन है। तो आपने, अगर आपको स्टमक के लेवल पे इंडाइजेशन है तो आपने इनटेक ऑफ फूड बड़ा ध्यान से करना है। जैसे मैंने बताया कि 2 समय खाना है, 10 घंटे का गैप रखिए, और सुबह बॉयल्ड ही खिचड़ी खाइए, शाम को बॉयल्ड ही मूंग दाल लीजिए। इन बिटवीन अगर भूख लगती है तो 1 आध एप्पल लीजिए, और जो मैंने बताया डिटॉक्स वाटर या अग्निवर्धक पानी, वो पीना है। और इतना करने से ही आप देखोगे 2 या 3 दिन के बाद आपको लगेगा कि मेरी एसिडिटी काफ़ी कंट्रोल में आ चुकी है। जी सर, कई लोग खाली पेट जैसे कहते हैं कि आप लहसुन खाइए, अदरक खाइए, कि ऐसे कहते हैं कई लोग, तो क्या इनको लेने से भी एसिडिटी और गैस में फ़र्क देखने को मिलेगा? देखिए, एसिडिटी में ये बढ़ावा कर देगा अगर आप अदरक या लहसुन खाते हैं, क्योंकि ये इरिटेंट है, ये काफ़ी गर्म होते हैं, इरिटेंट है। तो आपके गट में बहुत ज़्यादा पित्त निकलने से, बहुत ज़्यादा एसिड निकलने से पहले ही गैस्ट्राइटिस की वजह से वहाँ इरिटेशन हुई है। अब अगर ऐसे में आप लहसुन या अदरक लोगे तो उससे वो इरिटेशन बढ़ जाएगा। तो सबसे बेटर इसमें रहता है कि आप उपवास कीजिए उस दिन, कम खाना खाइए, थोड़ी मात्रा में खाइए, और जैसे मैंने बताया कि जो अग्निवर्धक मैंने डिटॉक्स वाटर बताया वो बना के पीजिए बस। कई लोग ये भी बोलते हैं कि ठंडा दूध लेने से भी एसिडिटी और गैस में फ़र्क देखने को मिलता है। ठंडा दूध लेने से एसिडिटी कम होती है, लेकिन वो क्षणिक होता है, वो कुछ समय के लिए है। ठंडा दूध क्या है कि मिल्क एक तरह से एल्कलाइज़र है। जब आप उसको लेते हैं तो आपके पेट का एसिड थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाता है, लेकिन उससे इंडाइजेशन ठीक नहीं होता। लेकिन अगर आप बहुत परेशान हैं जलन की वजह से, तो आप, जैसे कच्ची लस्सी हम पंजाबी में बोलते हैं, कि थोड़ा दूध और उसमें ज़्यादा पानी डाल के पियोगे तो आपको आराम ज़रूर मिलेगा। सर, हमने गैस के बारे में बात कर ली, एसिडिटी के बारे में बात कर ली, अब सबसे बड़ी बीमारी जो हर बीमारी का जड़ कहा जाती है, कॉन्स्टिपेशन, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कॉन्स्टिपेशन के होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिपेशन सिर्फ एक सिम्टम है, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। आपका खाना प्रॉपर तरीके से ना पचना, वो भी कॉन्स्टिपेशन को पैदा करता है, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ फाइबर, अगर आप फाइबर नहीं खाते हैं तो आपका स्टूल जो है वो सॉफ्ट नहीं हो पाता, और सॉफ्ट नहीं हो पाता तो हार्ड स्टूल आएगा आपको, और मात्रा में कंसंट्रेटेड होगा, तो पिंड की तरह बन जाएगा, उसको पास करना बहुत मुश्किल रहेगा।
तो वो कॉन्स्टिपेशन पैदा करेगा। अगर आप पानी नहीं लेते हैं फिर से वही बहुत ज़्यादा रुक्षता आ जाएगी, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है इंडाइजेशन की वजह से, गट बैक्टीरिया की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से, तो आपको इसको पास करना मुश्किल रहेगा, क्योंकि गट की मोटिलिटी ठीक नहीं रहेगी, मतलब वो मल को धक्का नहीं दे पाएगी अच्छे से। अगर आपको बहुत पुरानी डायबिटीज़ है तो इसमें क्या होता है कि आपकी पेट की जो नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर होने की वजह से वो गट की मोटिलिटी को या धक्का मारने वाले प्रोसेस को अच्छे से नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। या कई बार क्या होता है आपकी कमर में दिक्कत हो, कमर से आपकी नर्व्स बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो रही हों, जिसकी वजह से आपके गट का कंट्रोल और ब्लैडर का कंट्रोल कमज़ोर हो जाता है, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जी सर, आपने कारण बता दिए, दिनचर्या के बारे में हम बात करेंगे, डाइट के बारे में बात करेंगे, तो इन दोनों में क्या क्या बदलाव करना पड़ेगा जिससे कि कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी हो ही ना। अगर आपको इंडाइजेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन है तो फिर से वही मैं बता रहा हूँ कि आपको डाइजेशन के लिए 3 दिन के लिए कम से कम ये व्रत वाला प्रोसेस करना पड़ेगा, जिससे डाइजेशन ठीक होगा और कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा। अगर आपको पता है कि मैं फाइबर नहीं लेता बिल्कुल भी और मेरे को हार्ड स्टूल आ रहे हैं या मोशन अच्छे से नहीं पास हो रहा या क्लियर हो रहा, तो आप फाइबर डाइट इंक्रीज़ कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं पानी कम पीता हूँ, कम से कम 1.5 लीटर पानी, सर्दी हो या गर्मी हो, 1.5 लीटर पानी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो 1 से 1.5 लीटर पानी अगर आप दिन में नहीं ले रहे हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो डायरेक्टली आपको पता लगता है कि आपको पानी कम पीने की वजह से कॉन्स्टिपेशन है, तो वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं बैठा रहता हूँ और मेरे को कॉन्स्टिपेशन है, तो ऑब्वियसली आपको बैठे रहने की वजह से गैस बन रहा है और आपको मोशन पास नहीं हो रहा है, तो आपको वॉक करना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ की वजह से है तो आपको डायबिटीज़ को ट्रीट करने के साथ साथ कोई ना कोई रसायन थेरेपी जो नर्व्स को रीजनरेट करती है उसको लेना पड़ेगा, ताकि आपकी गट की मोटिलिटी ठीक हो। और ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि गट में रुक्षता आ जाती है, खुश्की होने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो इसी वजह से मैंने कई चीज़ें ऐसी बताई हैं, जैसे पिछली बार हमने बात किया था अंजीर के बारे में। अंजीर एक अच्छा सोर्स है जिन लोगों को पेट में खुश्की की वजह से कॉन्स्टिपेशन हुआ है, अंजीर से वो ठीक हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि खाने के बाद अगर आप थोड़ा घी नमक डाल के ले लेंगे, अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह की दिक्कत नहीं है, हर रोज़ जो भी मील लेते हैं उसके बाद थोड़ा 1 चम्मच घी, 1 चुटकी नमक डाल के, सेंधा नमक डाल के गर्म पानी के साथ लेते हैं, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे अपने आप रिलीव हो जाएगी। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, एक आपने खुश्की वाली कॉन्स्टिपेशन बोला, एक कम पानी पीने की वजह से कॉन्स्टिपेशन बोला, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है और पता कैसे लगा सकता है एक आम इंसान की उनको कौन सी कॉन्स्टिपेशन है? देखिए, कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम तो वही रहेंगे, हार्ड स्टूल आएगा या मोशन नहीं आएगा या स्ट्रेन करना पड़ेगा, है ना। लेकिन आपको आपकी लाइफस्टाइल समझ होती है, इतना जैसे मैं बता रहा हूँ लोग रिलेट कर पाएंगे कि मैं पानी नहीं पीता और मेरे को कॉन्स्टिपेशन है, तो मेरे को पानी पीना पड़ेगा, कम से कम 1.5 लीटर पानी पीना पड़ेगा। कहीं को पता है कि पूरा दिन मैं लैपटॉप पे काम करता हूँ, मेरे को कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो ऑब्वियसली मेरे को इस वजह से कॉन्स्टिपेशन है, तो मैं अगर वॉक करना शुरू करूँगा, थोड़ा एक्टिव हो जाऊँगा, तो कॉन्स्टिपेशन चली जाएगी, ठीक है। और खुश्की का ऐसा है कि जब आपको खुश्की बनेगी तो आपके पेट में गैस बहुत बनेगी। अगर ऐसी सिचुएशन है, डाइजेशन अच्छा होगा, आप खाना खा रहे हैं, कोई एसिडिटी नहीं है, खाना अच्छे से पच रहा है, और लेकिन उसके बाद भी आपको जो है कॉन्स्टिपेटेड रह रहे हैं आप, ठीक है, तो इसका मतलब आपकी पेट में खुश्की है और गैस बन रही है साथ में। तो ऐसी कंडीशन में आप, मैंने बताया, अंजीर या घी वाला नुस्खा घर पे कर सकते हैं। जी सर, अरंडी के तेल का भी बहुत महत्व बोला गया है कॉन्स्टिपेशन की बीमारी में, तो अरंडी का तेल के क्या क्या फ़ायदे हैं और अकेली कॉन्स्टिपेशन के अलावा कौन कौन सी बीमारियों में अरंडी का तेल फ़ायदेमंद होता है? एरंड का तेल सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं है, हाँ वो मल को दूर जरूर करता है, साफ जरूर करता है, गट की खुश्की को ख़त्म करता है, मोटिलिटी का, जैसे मैंने बताया ना, मोटिलिटी का जिनको इशू हो कि हाँ डायबिटीज़ की वजह से जिनको ये दिक्कत हो या कमर के दर्द की वजह से जिनको ये सब दिक्कत हो, उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा किसी को भी किसी भी तरह की कॉन्स्टिपेशन हो, हर किसी में काम करेगा। लेकिन पहली बात ये कि ये सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की दवा नहीं है, इसको बहुत लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि गट का कंट्रोल बिगड़ जाता है जी। और दूसरी बात ये कि कॉन्स्टिपेशन रिलीव ज़रूर करता है ये, है ना। और तीसरी बात जो आपने पूछा कि इसके अलावा किस में काम करेगा, तो एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेन्स में ये बहुत अच्छा काम करता है, और दूसरा कमर के दर्द में,
कमर में स्टिफनेस है, कमर में दर्द है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। सर अरंडी के फ़ायदे तो आपने बता दिए, तो मैं ये जानना चाहूँगा अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो उसको और क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? देखिए, जो चीज़ें लोग गलत करते हैं कॉन्स्टिपेशन में वो ये है कि बहुत लंबे समय तक लैक्सेटिव्स लेना। आप अंडरलाइंग कॉज को नहीं दूर कर रहे, बहुत लंबे समय से लैक्सेटिव खा रहे हो, तो ये आपकी गट के अंदर नेक्रोसिस तक कर सकता है। यहाँ तक कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जिनमें सनाए पत्री है, कई ऐसे चूर्ण अवेलेबल है मार्केट में जिसमें सनाए पत्री डाली जाती है। ये एक बार के लिए साफ़ करने के लिए, पेट को साफ़ करने के लिए ठीक है, 2 बार के लिए ठीक है, लेकिन जो लोग इसको रेगुलरली ले रहे हैं वो एक बहुत बड़ा रिस्क उठा रहे हैं। उनकी आंत अंदर से ख़राब हो सकती है, उसकी आंत का कंट्रोल, जो नर्वस कंट्रोल है वो भी ख़राब हो सकता है, यहाँ तक कि वो कॉलोनिक कैंसर भी पैदा कर सकता है। तो इन चीज़ों को प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लें और बहुत लंबे समय तक ये चीज़ें मत लें। ये मत सोचिए कि आयुर्वेदिक है तो बिल्कुल सेफ़ है, अगर उसमें सनाई पत्री है तो वो आपको ये सब कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसबगोल का भी जिक्र होता है जब कॉन्स्टिपेशन की बात आती है, तो इसबगोल के क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन सी बीमारियों में इसबगोल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं? इसबगोल एक बल्क परगेटिव है। मतलब क्या है कि इसबगोल एक फाइबर है, नॉन डाइजेस्टिबल फाइबर है, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो बॉडी में ऐसे ही चला जाएगा और फूल के म्यूसिलेज की तरह बन जाएगा। तो वो एक तरह से धक्का देता है, जैसे आपका स्टूल है उसका वज़न बढ़ा देगा, वज़न बढ़ा देगा तो बॉडी उसको धक्का देगी, इस तरह से काम करता है। वो बहुत सेफ़ है, कोई भी उसको ले सकता है, बजाय कि किसी को इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, मतलब आंत बंद ना होगी हो किसी की, ठीक है, ऐसा कुछ ना हो। नहीं तो ये बहुत सेफ़ है, कोई भी यूज़ कर सकता है, दूध के साथ ले सकता है, दही के साथ ले सकता है, पानी के साथ ले सकता है, कुछ ऐसा नहीं है कि। और दूसरा, जैसे लोग बोलते हैं कि ये इसबगोल डायरिया में लेने से जो है स्टूल को बाइंड करता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जिनको डायरिया, पानी पड़ रहा है, उसमें भी जब इसबगोल लेते हैं तो ये पानी को सोख लेता है, तो मल बंध के आने लग जाता है, तो बाइंडिंग एजेंट का भी काम करता है। उसमें दूध के साथ नहीं लेना होता, पानी या दही के साथ लेते हैं, तो ये डायरिया को भी कंट्रोल करता है। और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे एक आम इंसान जो पुरानी जिसको कॉन्स्टिपेशन हो रखी है वो कैसे आराम पा सकता है? अगर किसी को बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि घरेलू नुस्खों से पहले आप डॉक्टर को मिलिए, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, चाहे एलोपैथिक डॉक्टर है, आप डायग्नोज बनवा लीजिए कि आपको इतना लंबा कॉन्स्टिपेशन किस वजह से है, उसके बाद आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। जी, मगर सर यहाँ पे तो इंडिया में तो लोग ले लेते हैं, पर विदेश में वो डॉक्टर्स मिलने मुश्किल हो जाते हैं। जैसे आप अरब कंट्रीज़ जाएंगे तो वहाँ पे डॉक्टर्स मिलने मुश्किल हैं, तो वहाँ पे वो लोग क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि कॉमन कॉज मैंने आपको कॉन्स्टिपेशन के बताया है ना, जैसे किसी के बैठे रहने की वजह से, पानी की कमी से, फाइबर की कमी से, और उनके लिए मैंने ये भी बता दिया कि फाइबर की कमी है तो आप इसबगोल ले सकते हैं, फाइबर खा सकते हैं, है ना। या किसी को खुश्की है, पेट में गैस ज़्यादा बन रही है, खाना अच्छा पच रहा है लेकिन गैस बन रही है और हार्ड स्टूल आ रहा है, खुश्क है पेट, तो उसमें अंजीर ले सकते हैं, घी में थोड़ा नमक डाल के आप खाने के बाद ले सकते हैं। लेकिन अगर ये सब कॉज नहीं है तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई और बीमारी है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, ठीक है। जैसे आपको अगर डायबिटीज़ है, बहुत लंबे समय से डायबिटीज़ है और आपको साथ में कॉन्स्टिपेशन है, तो आपकी नसें कमज़ोर हो चुकी हैं, तो आपको परगेशन के साथ साथ, मतलब लैक्सेटिव या पेट साफ करने वाली दवाइयों के साथ साथ नर्व्स को रीजनरेट करने वाली दवाइयाँ भी लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है इन चीज़ों के अलावा, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई और कारण है, आपको डॉक्टर को मिलना ही चाहिए। सर पेट की बीमारियों पे हम बात कर रहे थे, तो मैं जानना चाहूँगा एक और बीमारी सामने आती है, मतलब एग्जैक्टली 2 बीमारियाँ हैं ये, IBS और IBD, ये क्या चीज़ है? देखिए, IBS होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBD होता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट शब्द है, इसमें इरिटेबल है, इसमें इन्फ्लामेटरी है, तो यही आपको बता देता है कि इसमें आप इरिटेटेड है आपका गट। ज़्यादातर ये क्यों होता है? आपके मेंटल स्टेट की वजह से, कि आपका माइंड बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने कभी अपने जीवन में बचपन में रियलाइज़ किया होगा कि आपको कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आपको मोशन आने लग जाता है ना कभी तो ये हर किसी ने फेस किया होगा। लेकिन अगर यही आपके डेली का स्टेटस बन जाए कि आपको जब भी थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो या स्ट्रेस रहे या आप स्ट्रेस्ड हो या आप डिप्रेशन में हो, उस समय आपको बार बार मोशन जाना पड़े उसको रिलीव करने के लिए,
तो इसको बोलते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आपका गट इरिटेटेड है, तो इसमें आपके पेट में कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो पेट के नर्व्स हैं, नर्वस कंट्रोल है, वो आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं। तो वो बिगड़ा हुआ है, आपकी मेंटल हालत ठीक नहीं है, आपका ब्रेन जो है वो करंट के जो सिग्नल्स हैं वो अच्छे से नहीं जा पा रहे, जिसकी वजह से गट का जो कंट्रोल है वो ख़राब हो गया है, उसकी मोटिलिटी बढ़ गई है। ये है IBS। और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ का मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन मतलब क्या? आपकी सूजन है अंदर, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं सूजन है, या आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं सूजन है, जिसकी वजह से वो खाने को जो अभी आप खा रहे हैं उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, अच्छे से उसको निचोड़ नहीं पा रहा या एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, एज इट इज़ उसको धक्का दे रहा है, और वो ऐसे ही मल पूरे का पूरा बिना एब्जॉर्ब हुए वो कच्चा खाना, और वो ऐसे ही बॉडी से बाहर आ रहा है बार 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 बार, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपके बड़ी आंत में कहीं सूजन है तो बड़ी आंत वो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, और इसको एज इट इज़ ही बाहर धक्का दे रही है, बार बार कर रही है उसको, तो इसको बोलते हैं IBD। तो IBS आपके माइंड से कनेक्टेड है, आपका गट इरिटेटेड है, बस आपके इंटेस्टाइन सिर्फ इरिटेशन में है, ठीक है। जैसे चिड़चिड़ा बच्चा होता है, उसको छेड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन देता है, उसी तरह से। लेकिन IBD एक प्रॉपर बीमारी है जिसमें आपकी आंत में सूजन की वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। सर, क्या IBS और IBD को हम स्ट्रेस कम करके मैनेज कर सकते हैं और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि IBS स्ट्रेस से रिलेटेड है, तो वो स्ट्रेस कम करने से, जब भी आपका स्ट्रेस आपको मैनेज करोगे, किसी भी तरह से आप मैनेज करोगे, तो आपका IBS भी कम हो जाएगा। लेकिन जो IBD है वो स्ट्रेस मैनेज करने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन में सूजन है, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। एलोपैथी या मेडिकल साइंस में अभी तक इसका कोई एक रीज़न नहीं मिला है। बोला जाता है कि आपका गट का बैक्टीरिया ठीक नहीं है, आपने या तो लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स खाए हैं, या आपका वैसे बैक्टीरिया कमज़ोर था पेट का जिसकी वजह से IBD हो गया, या आपको ऑटोइम्यून है, ये आपकी अपनी ही इम्यूनिटी इस पर अटैक कर रही है, इस वजह से हुआ है। मल्टीपल रीजंस दिए जाते हैं, या इसका ट्रिगर कोई इन्फेक्शन है, आपको कोई इन्फेक्शन हुई उसके बाद से वो सूजन जा नहीं रही है, तो इसका कोई एक रीज़न नहीं दिया जाता। जैसे आपने पूछा कि आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि IBS तो सिर्फ एक स्ट्रेस रिलेटेड है ना। अगर उस पर हम काम करेंगे तो वो बहुत इजीली ठीक हो जाएगा, वात पे काम किया जाएगा अगर। लेकिन अगर IBD है तो आयुर्वेद में उसे ग्रहणी विकार कहते हैं। ग्रहणी उसको बोला जाता है जो खाना पेट से निकलने के बाद उसको धारण करती है। धारण मतलब उसको होल्ड करके रखती है जब तक कि वो पूरा पच नहीं जाता। पचाने के बाद उसमें से जो जो आपको बॉडी को चाहिए न्यूट्रिएंट्स उसको सक कर लेती है, उसके बाद बचे हुए मल को बड़ी आंत में धक्का दे देती है। तो ये काम पूरा ग्रहणी का होता है। अब अगर उस ग्रहणी में होल्ड करने की कैपेसिटी चली जाए, डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी चली जाए, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो जाए, तो क्या होगा कि बिना पचा हुआ खाना वो आगे धक्का दे देगी। इसी को ग्रहणी विकार कहते हैं, और इसी का मेडिकल कोरिलेशन है IBD, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। तो क्या सर इसको आयुर्वेदिक डॉक्टर पूरी तरह से ठीक कर सकता है? एक देखिए, रीज़न कोई भी हो, ये ग्रहणी विकार के अंदर आता है। वातज, पित्तज या कफज, इसको आइडेंटिफाई करके अगर ट्रीट करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। और ऐसे केसेस हमने अपने क्लिनिक में देखे हैं जो पूरी तरह से रिकवर हुए हैं, चाहे वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के हों जिसमें आपकी बड़ी आंत में अल्सर्स बन जाते हैं सूजन की वजह से, या क्रॉन्स डिजीज़ के हों जिसमें कि आपकी पूरी इंटेस्टाइन में सूजन आ जाती है, आपको एसिडिटी रहती है, आपको डायरिया रहता है। लेकिन इसमें भी एक फैक्ट है कि अगर इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाए, जैसे क्रॉन्स डिजीज़ में क्या है कि आपके पेट के अंदर ही छेद बन जाते हैं, आंत से लेकर ब्लैडर तक या अलग अलग जगह तक छेद बन जाते हैं। अगर ऐसे छेद बन जाए या बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, आंत बिल्कुल धक्का देना ही बंद कर दे, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, अगर किसी को, जैसे हम पॉडकास्ट को समअप करें तो हम 3-4 चीज़ें मेन आती हैं, एक तो उपवास करना, एक 2 जून भोजन करना और गैप मेंटेन करना। तो इसमें दिनचर्या खराब होने की वजह से ही क्या मेन रोल है पेट की बीमारियाँ आने का? बिल्कुल। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो इतना ज़्यादा खाना
खाने के लिए नहीं बना है। आपकी जितनी ज़रूरत है आपने सिर्फ उतना ही खाना है। अब पूरा दिन आप 1 किलोमीटर भी नहीं चलते, लेकिन आप कैलोरीज कितनी ज़्यादा इनटेक कर रहे हो। और ये कोई डस्टबिन तो नहीं है आपने डाल दिया और जब मन के उसको साफ़ कर दिया, फिर धो के फिर रख लिया। ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस होती है फूड की बॉडी में। इसको बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है। एक एक न्यूट्रिएंट को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम आते हैं, है ना। अलग अलग चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग एरियाज़ हैं। तो ये सारा प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। और उसके बाद अलग अलग चीज़ से निकलने वाले मल को बाहर निकालने के लिए लीवर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। इनके बावजूद अगर आप बिल्कुल चल फिर नहीं रहे हैं और बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं और आपके खाने में ऐसी फूड हैं जो डाइजेस्ट ईजिली नहीं होते या उनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, कलरिंग एजेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली आपको पेट की बीमारियां हो सकती हैं। और इसी वजह से आज के दौर में पेट की बीमारियां सबसे ज़्यादा हैं। IBS IBD के पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। जी सर, पेट की बीमारियों को सभी बीमारियों की जड़ कहा जाता है, तो मैं ये जानना चाहूँगा पेट की बीमारियों से भी कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? पेट की बीमारी से हर तरह की बीमारी हो सकती है। अगर आपके पेट से खाना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता तो आपको डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होंगे, है ना। उसमें विटामिन ए की कमी होने से आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, विटामिन डी की कमी होने से कैल्शियम की कमी होने से हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, है ना। विटामिन बी की कमी होने से आपका लीवर बड़ा हो जाएगा, खून नहीं बनेगा, अनीमिया हो जाएगा, हर तरह की बीमारी हो सकती है। और उसके बाद माल एब्जॉर्प्शन की बात होगी हमारी, प्रोटीन की कमी से मसल कमज़ोर हो जाएंगे, नर्व्स कमज़ोर हो जाएंगी, आपकी बॉडी में हार्मोन्स नहीं बनेंगे। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी से अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब होते हैं आपकी इंटेस्टाइन से, जिसका प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ है, जो अच्छे से टूटा नहीं है अभी, आगे चल के उसको लीवर डाइजेस्ट अच्छे से नहीं कर पाता है, तो बॉडी में घूमता रहेगा। और बॉडी में घूमते रहने का मतलब है वो जगह जगह जमा होगा और जगह जगह पे अलग अलग तरह की बीमारी करेगा, जिसको हम आम या आम विष कहते हैं। जी, जाते जाते अब हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आप बहुत ज़्यादा खाने के लिए आपकी ह्यूमन बॉडी नहीं बनी है। खाने को बहुत ज़्यादा समझदारी से खाइए, एक प्रॉपर गैप मेंटेन कीजिए, पहला खाना पचने दीजिए तब दूसरा खाना खाइए। कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी कीजिए ताकि जो आप खा रहे हो वो डाइजेस्ट हो, आपकी बॉडी को मिले। बहुत ज़्यादा इसको डस्टबिन की तरह यूज़ नहीं करना है, वरना आपको IBD, IBS या और भी कई तरह की गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इनडाइजेशन, इस तरह की समस्या हो सकती है। अगर आपको गैस, एसिडिटी कुछ ऐसा रहता है तो कैप्सूल्स खाने की बजाय उपवास कीजिए, खाना समझदारी से खाइए और जो मैंने घरेलू नुस्खे बताए हैं वो कीजिए। और अगर आप फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं या वर्धा आयुर्वेदा क्लिनिक पटियाला में आकर भी मुझसे मिल सकते हैं। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।